नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान। एक अकेला बाबा पूरे 2 साल तक मथुरा में महाभारत की जमीन तैयार करता रहा और पूरा प्रशासन सोता रहा। एक अकेला बाबा भरे शहर के अंदर सरकारी पार्क को आश्रम और अपने भक्तों का आशियाना बनाता रहा, पर सरकार चुप रही। आखिर क्यों? सारे सरकारी नियम और कानून सरकारी पार्क में ही खूंटी पर टांग देने वाला ये बाबा यानी रामवृक्ष यादव क्या सचमुच इतना ताकतवर था, या फिर मथुरा के इस कलयुगी कंस को लखनऊ का वरदान हासिल था? मथुरा का सबसे बड़ा मुजरिम बाबा रामवृक्ष यादव हालांकि मारा जा चुका है, मगर उसका पूरा सच आज आपके सामने बेपर्दा होगा। किस किस को अनोखा बोलूं और किस किस को अजीब? अब तो आलम यह है कि अपने देश में ना तो बाबाओं का कोई खास हुलिया रह गया है और ना ही कोई खास पहचान। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कभी भी कहीं भी अचानक कोई बाबा नमूदार हो जाता है, किसी भी भेष में, कोई भी शक्ल या सूरत लेकर। अब आप ही बताइए, मथुरा की महाभारत का जिम्मेदार ये कहां से बाबा लगता था? ये दंगल है सत्याग्रहियों, और कौन बनेगा सम्राट? पर था बाबा, क्योंकि एक बार कभी कहीं आश्रम में बस बाबा के चेले के तौर पर काम किया था, तो मिल गया बाबागिरी का लाइसेंस। और ये अंधकार क्या रहा? फिर क्या था? बाबागिरी के उसी लाइसेंस को लेकर यह ऐसा दंदनाए कि कानून जख्मी हो उठा। कानून के मुहाफिजों ने दम तोड़ दिया और पूरा मथुरा कराहने लगा। एक भरे पूरे शहर के सरकारी पार्क पर कब्जा कर 2 साल तक फकत 2-2.5 हजार समर्थकों के साथ ये बाबा कानून का तमाशा बनाता रहा, नियम की धज्जियां उड़ाता रहा, और यूपी का कानून और नियम दोनों खामोश होकर इसकी सुनते रहे। आखिर क्यों? देश के कुछ बड़े बाबाओं की तरह न तो इसके पास समर्थकों का सैलाब, न दौलत का अंबार, न विशाल आश्रम की दीवार, फिर भी पूरे 2 साल तक यह देश के सबसे बड़े राज्य की पूरी सरकार को ठेंगे पर रखे रहा। आखिर क्यों? बाबा रामवृक्ष यादव से जुड़े ऐसे ही बहुत से क्यों और कैसे सवाल हैं, जिन्हें बिना जाने आप ये नहीं जान पाएंगे कि एक अकेले शख्स ने आखिर कैसे मथुरा में ही महाभारत मचा दिया। हालांकि रामवृक्ष यादव अब मारा जा चुका है, मगर उसकी कहानियां भी जिंदा हैं। हम सब अपने देश में इतने तरह के बाबा देख चुके हैं कि बाबाओं के बारे में अब कुछ भी बोलना या भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। तरह तरह के बाबा भरे पड़े हैं, पर बाबा रामवृक्ष के क्या कहने। चोला बाबा का धारण किया, पर सोच नेताओं वाली रखी। दुकान धर्म की खोली, पर सामान बाजार का बेच रहा था। हिंदुस्तान के संविधान से लेकर करेंसी तक सबको बस बदल देना चाहता था। उसकी नजर में इस देश में सब कुछ अवैध था, बस एक उसको छोड़कर। मेरी मांग है भारतीय सिक्का। भारतीय सिक्का क्या है? तो आपका फर्स्ट सिटीजन कौन है? रूलर कौन है? और फर्स्ट सिटीजन वोट से बनता है? आप बताइए। अजीबोगरीब हरकतें और उटपटांग सवाल, सिर पर पगड़ी, सफेद धोती कुर्ता और चेहरे पर धोती कुर्ते के रंग से मेल खाती दाढ़ी, हुलिया ऐसा जैसे कोई आम इंसान या फिर गरीब किसान हो। लेकिन इसी डील डॉल और हुलिये के पीछे इस शख्स के दिमाग में खुद को तानाशाह साबित करने का ऐसा फितूर सवार था, जो उतरा तो फिर 24 लोगों की जान लेकर उतरा। जी हां, ये है मथुरा के महाभारत का मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव, जो जवाहर बाग में हुई कार्रवाई के बाद अब यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड है। वो खुद को कहता था स्वयंभू सम्राट। वो बनना चाहता था लोगों का हुक्मरान। संगीनों के साए में रहना था उसका शगल। अपने इलाके में थी उसकी समानांतर सरकार। अपने अड्डे पर वो रोज लगाता था दरबार।
शासन प्रशासन में था उसका खौफ। जवाहर बाग में 2 सालों से ज्यादा वक्त से जारी अतिक्रमण के खिलाफ चली कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला 50 साल का रामवृक्ष यादव इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। लेकिन जय गुरुदेव के चेले के तौर पर अपने पब्लिक लाइफ की शुरुआत करने वाले रामवृक्ष के आध्यात्म से अराजकता तक की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही अफसोसनाक भी। जानकारों की माने तो दूसरे हजारों लोगों की तरह ये रामवृक्ष भी कभी जय गुरुदेव का एक मामूली चेला हुआ करता था, लेकिन अपने तीखे तेवर और बदतमीजी भरे अंदाज के चलते जय गुरुदेव ने उन्हें अपने आश्रम से भगा दिया था। हालांकि इसके बाद भी उसने गुरुदेव का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी निगाह जय गुरुदेव के करोड़ों के साम्राज्य पर थी। लेकिन ऐसा हो न सका। जय गुरुदेव की मौत के बाद उसे गद्दी नहीं मिली, लेकिन रामवृक्ष ने जय गुरुदेव की मौत को ही मानने से इनकार कर दिया और उनकी डेथ सर्टिफिकेट देने समेत तमाम उटपटांग मांगों के साथ एक ऐसे आंदोलन का जाल बट्टा फैलाया कि हजारों लोग उसके साथ हो लिए। सूत्रों की माने तो मथुरा में उसका खौफ ऐसा था कि तमाम अफसर और लोगों को जवाहर बाग छोड़कर भागना पड़ा। इनमें जिला उद्यान अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी शामिल रहे। जवाहर बाग के सरकारी क्वार्टर भी खाली हो गए और तो और आसपास के मकानों में भी लोगों को छत पर जाने की इजाजत नहीं थी। जवाहर बाग के पास फटकने पर रामवृक्ष के लोग उन्हें धमकाया करते थे और जवाहर बाग के तमाम गेट पर उनके गुंडे हथियारों के साथ पहरा देते थे। इससे पहले मध्य प्रदेश के सागर से रामवृक्ष सैकड़ों लोगों के साथ अपनी मांगों के बहाने दिल्ली के लिए चला था, लेकिन इसी रोज विश्राम के नाम पर उसने मथुरा के जवाहर बाग में ऐसा डेरा डाला कि फिर यहीं रह गया। इसके बाद 280 एकड़ की सरकारी जमीन पर उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली। अब वो हमेशा हथियारबंद समर्थकों से घिरा रहता और रोज उटपटांग बातों और नारेबाजियों से लोगों को उकसाया करता। हिंसा के बाद जो उपद्रवी थे उनसे काफी ज्यादा सामान रिकवर हुआ है जो थाने में मौजूद है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो तमाम आप मोटे ये जो डंडे देख पा रहे हैं, इस पे देख पा रहे हैं जो झंडा है, इस झंडे पर लिखा हुआ है स्वयंभू सम्राट भारत और इसमें रामवृक्ष यादव की बाकायदा तस्वीर लगी हुई है। यानी जाहिर तौर पर जो रामवृक्ष यादव है वो खुद को स्वयंभू सम्राट, भारत का स्वयंभू सम्राट मानता था। झंडा कम से कम इस बात की तस्दीक करता है। रामवृक्ष पर न सिर्फ दसियों संगीन मुकदमे दर्ज हैं, बल्कि जवाहर बाग में चले ऑपरेशन के बाद पुलिस के हाथ लगे असलहों के जखीरे से भी ये बात साबित होती है कि उसने कितने हथियार जुटाए थे और उसके इरादे क्या थे। लोगों की माने तो रामवृक्ष ने पूरे जवाहर बाग को ही एक छावनी में तब्दील कर दिया था और वहां उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। यहां तक कि पुलिस भी वहां आ जा नहीं सकती थी। कई बार जब सरकारी अफसर बातचीत के लिए उससे मिलने गए तो उन्हें ऐसे जाना पड़ा जैसे वो रामवृक्ष के बंधक हों। और ये सब चल रहा था मथुरा शहर के बीचों बीच, पुलिस लाइन, एसपी ऑफिस और जजों की कॉलोनी के बिल्कुल करीब। संजय शर्मा और अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, मथुरा आज तक। क्या आज के जमाने में किसी को 1 रुपए में 60 लीटर पेट्रोल देना या फिर सोने का सिक्का चलाना मुमकिन है? सिर्फ चाय पीने से क्या कोई गुलाम बन जाएगा? क्या भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव गलत तरीके से होता है? क्या हिंदुस्तान आजाद देश नहीं है? रामवृक्ष की राय कुछ ऐसी ही थी। आदमी बात सुने ना कोई? एक आदमी आ रहा सुने। क्या तू पत्रकारिता करता है? बोलिए मर जाएगा। क्या पता है? पता है अपराधी हो कि नहीं हो? बोलो पत्रकारों, फर्स्ट डिवीजन तुमको पता है? 1 रुपए में 60 लीटर पेट्रोल, सोने के सिक्कों की नेशनल करेंसी, आजाद हिंद फौज के कायदे कानून, नए सिरे से संविधान की रचना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द और न जाने क्या क्या। हिंदुस्तान को आजाद हुए सालों गुजर गए और जमहूरियत का दामन थामकर मुल्क आगे भी निकल गया। लेकिन स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह के नाम से रामवृक्ष यादव लगातार जिन उटपटांग मांगों से दुनिया को भरमा रहा था,
वो 60 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। ऐसे में बात कहां से बनती? सो नहीं बनी। सरकारी नुमाइंदों ने एक नहीं बल्कि दसियों बार मथुरा के जवाहर बाग में डेरा डाले रामवृक्ष यादव से बात करने की कोशिश की। ये कोशिश की कि रामवृक्ष यादव को समझा बुझाकर जवाहर बाग खाली करा लिया जाए, लेकिन 2 सालों से ज्यादा हो गए, सरकार को इसमें कामयाबी नहीं मिली। और उधर रामवृक्ष यादव ने 280 एकड़ की सरकारी जमीन पर ऐसा कब्जा किया कि हटने को तैयार ही नहीं था। ऊपर से सरकार की जमीन पर बैठे बैठे ही वो लगातार कायदे कानून और सरकार को चुनौती दे रहा था। इसकी जनता को आज तक नहीं तूने बताया। मथुरा में रामवृक्ष एंड गैंग पर नजर रखने वाले लोग बताते हैं कि वो कितना सनकी था और किस तरह 2 सालों से जवाहर बाग में एक छत्र राज कर रहा था। रामवृक्ष और उसके लोग चाय नहीं पीते थे, बल्कि इसे गुलामी की निशानी मानते थे। उनके दिन की शुरुआत 8 बजे एक गीत और भड़काऊ भाषणों से होती थी। देशभक्तों की मंजिल स्वाधीन भारत का झंडा लहराने लगा जैसे गीत गाए जाते थे। वहां रहने वाले हजारों लोगों का खाना एक ही साथ बनता था और कम से कम 50 महिलाएं रोज सुबह शाम सबके लिए खाना पकाती थी। लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि रामवृक्ष अब भी अपने कब्जे वाली कॉलोनी में 1 रुपए लीटर केरोसिन तेल, 5 रुपए किलो सब्जी, 20 रुपए किलो चीनी, 50 रुपए किलो दाल, 30 रुपए लीटर रिफाइंड ऑयल, 100 रुपए किलो देसी घी और 10 रुपए लीटर दूध बिकवाता था। जानकारों की माने तो ऐसा वो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपने चेलों को बरगला कर किया करता था और बदले में उसके शागिर्द हर महीने उसे ट्रकों में भरकर खाने पीने और जरूरत की दूसरी चीजें पहुंचाया करते थे। और तो और अपने कब्जे वाली कॉलोनी में वो इतनी सस्ती चीजें बिकवाने के लिए बाकायदा सब्सिडी भी देता था। सरकार ने कई बार जवाहर बाग की बिजली काट दी, लेकिन उसने अपने ही जनरेटरों के जरिए अपने लिए बिजली का भी इंतजाम कर लिया। यहां तक कि उसने अपने खिलाफ लिखने वाले कुछ पत्रकारों के नाम 20,000 से 1 लाख रुपए तक की सुपारी भी दे रखी थी। मथुरा के लोग बताते हैं कि जवाहर बाग में रात के वक्त न सिर्फ ट्रकों में लदकर चीजें आती थी, बल्कि मर्सिडीज और BMW जैसी कारों में भी लोग रामवृक्ष से मिलने आया करते थे। जाहिर है रामवृक्ष की मांगे और उसकी हरकतें बेशक अजीबो गरीब हों, लेकिन इसके बावजूद उसके पीछे चलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। हम इस वक्त मथुरा की मोर्चरी में हैं, जहां पर जवाहर बाग में हुए बवाल के बाद तमाम मरने वाले लोगों की डेड बॉडी को रखा गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह का यहां पर इंतजाम है, देखा जाए तो यहां पर सिर्फ 6 फ्रीजर और एक और पीछे फ्रीजर रखा हुआ है, लेकिन उसी में तमाम बॉडीज़ को एडजस्ट किया गया है। एक में 2-2, 3-3 बॉडी रखी गई हैं, क्योंकि इनको अभी शिनाख्त की जानी है। उसके बाद साफ होगा कि आखिरकार ये मरने वाले लोग कौन थे। अनुज मिश्रा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, मथुरा, आज तक। एक तरफ पुलिस लाइन, दूसरी तरफ जजों के मकान और तीसरी तरफ पूरी आवाम। इन सब के बीच 2 साल तक भरे मथुरा शहर में बाबा रामवृक्ष अपनी समानांतर सरकार चलाता रहा और असली सरकार खामोश तमाशाई बनी रही। आखिर क्यों? क्या इसकी कोई खास वजह थी? जी हाँ, वही कहानी, बाबा नया और सियासत पुरानी। बोलिए मर जाएगा। एक अकेला शख्स फकत अपने कुछ समर्थकों के साथ एक शहर के पूरे बाग पर 2 साल तक कब्जा जमाए रखे और सरकार और प्रशासन की आंखें बंद हों, क्या ये मुमकिन है? कतई नहीं। रामवृक्ष यादव 2 साल तक अकेले सिस्टम से यूं ही नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसके पीछे सियासी मदद थी जो उसे लगातार मिल रही थी। पर सवाल यह है कि आखिर रामवृक्ष को सियासी मदद कहां से मिल रही थी? तो इसे समझने के लिए 4 साल पहले की एक कहानी समझनी होगी। 2012 में इसी मथुरा में जब जय गुरुदेव का निधन हुआ तो उनके उत्तराधिकार को लेकर घमासान मच गया। गुरुदेव ने जीते जी अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, मगर उनकी मौत के बाद 3 दावेदार सामने आ गए। इन 3 दावेदारों में एक था जय गुरुदेव का ड्राइवर पंकज यादव, दूसरा गुरुदेव का करीबी उमाकांत तिवारी और तीसरा रामवृक्ष यादव। गुरुदेव का उत्तराधिकारी बनने और उनके आश्रम पर कब्जे को लेकर तब इन तीनों गुटों के बीच कई बार झड़प हुई, लेकिन फिर
आखिर में सपा नेता शिवपाल यादव बीच में आ गए और उन्होंने पंकज यादव को जय गुरुदेव का उत्तराधिकारी घोषित करवाया। इसके लिए तब शिवपाल यादव बाकायदा मथुरा भी आए थे। तभी से ये सवाल उठ रहा है कि क्या उस वक्त बाकी 2 दावेदारों के साथ कोई डील हुई थी। उत्तराधिकारी के फैसले पर 2 साल बाद अप्रैल 2014 में सागर से उसी मथुरा में आकर डेरा डालने के रामवृक्ष का फैसला इस शक और सवाल को हवा देता है। आखिर रामवृक्ष ने मथुरा को ही क्यों चुना? मथुरा के ही जवाहर बाग पर क्यों कब्जा किया? कहीं उसका इरादा मथुरा में रहकर मथुरा में ही मौजूद जय गुरुदेव के आश्रम पर कब्जा करने का तो नहीं था। हालांकि इस सवाल पर उत्तर प्रदेश की सरकार बेशक मौन हो, लेकिन जानने वाले बताते हैं कि ऐसा सियासी शह के बगैर कभी मुमकिन ही नहीं था। और इत्तेफाक से रामवृक्ष के साथ जिस सियासी नेता का नाम जुड़ रहा है वो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के एक बड़े मंत्री हैं। वैसे सवालों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। आखिर 2 सालों तक एक शख्स शहर के बीचों बीच बमों और तमंचों का राज चलाता रहा और क्यों सरकार को भनक नहीं लगी? क्या वाकई भनक नहीं लगी या फिर सरकार ने जानबूझकर इसकी अनदेखी की? आखिर कैसे वो एलानिया भारत के संविधान के खिलाफ बोलता रहा? कैसे अपनी करेंसी न मानने वाले लोगों को देश छोड़कर चले जाने की बात कहता रहा? कैसे सुबह शाम अपने अड्डे पर देश विरोधी गीत गाता रहा? और कैसे पुलिस लाइन और जजों की कॉलोनी के बगल में ये सब कुछ चलता रहा? जाहिर है इन सवालों का जवाब यूपी सरकार ही दे सकती है, क्योंकि इतना तो तय है कि अगर कोई सियासी सरपरस्ती नहीं होती तो वो इतने हथियारों के साथ 2 साल तक अपनी समानांतर सरकार नहीं चलाता। आखिर क्यों सरकार ने उसे पनपने से पहले ही उखाड़ नहीं फेंका? और क्यों अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भी पुलिस जवाबी कार्रवाई करने के लिए हमेशा लखनऊ के आदेश का इंतजार करती रही? अनुज मिश्र और अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, मथुरा आज तक। लापरवाही, अनाड़ीपन और आधी अधूरी सरकारी कोशिशों की वजह से कैसे शहीद हो गए 2 पुलिस अफसर। खुफिया कैमरे पर एक चौंकाने वाला खुलासा, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।